और क्या है चुनावी हाल बिहार का, क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि कैंपेन तो हो नहीं रहा, अब प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे हैं लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने। हमारे साथ सहयोगी ऋषिकेश जुड़ रहे हैं पटना से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश, देखिए अब सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन है, जो जनसभाएं होनी थी, जितना मतदाताओं को रुझाना था वो सब खत्म हो चुका है। लेकिन सेकेंड फेज बिहार इलेक्शन का बहुत ही अहम फेज, ये फेज तय करेगा कि सरकार किसकी बनने जा रही है, अगर स्पेक्युलेशंस पर हम गौर करेंगे तो। बिल्कुल, देखिए 94 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं दूसरे चरण में, और ये वो जिले हैं जो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। पटना जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 9 की 9 सीटें बीजेपी के कोटे में थी। इसके अलावा नालंदा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, वहां चुनाव हो रहे हैं। वैशाली, जहां से पूर्व रघुवंश प्रसाद सिंह जिनका निधन हुआ है, आरजेडी से सांसद रहा करते थे, खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव की सीट है विधानसभा, वो सीट पर रोचक है। और सबसे बड़ा रोचक सीट अभी पटना का बांकीपुर है, जहां से त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। जो नए युवराज हैं पॉलिटिक्स में परिवार के, वो लॉन्च हुए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा लॉन्च हुए हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी, वो एक नई सनसनी बताई जा रही है, वो वहां से चुनाव लड़ रही है। नितिन नवीन के बेटे हैं, नितिन नवीन खुद है, वो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। रेजिडेंट है, जो अलग अलग जो प्रचार का तंत्र है वो लोगों तक पहुंच रहा है। हमारे साथ कुछ युवा है जो रेसिडेंशियल इलाके में हैं, हम उनसे पूछते हैं। अब डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, इस बार नौकरी रोजगार जैसे अहम मुद्दे हैं। पटना गढ़ माना जाता है बीजेपी का, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की जो घोषणा पत्र है महागठबंधन का, जिसमें रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो क्या ये वो असर डालेगा, या फिर जो बीजेपी की परंपरागत वोट बैंक रहा है जो शहरी कहा जाता है, उसमें आप लोग किस तरीके? देखिए, इस पर बिल्कुल सही तौर पे रोजगार ही मुख्य मुद्दा होने जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत दिनों से और बहुत बड़ी समस्या है बिहार के लिए, और बिहार के लोग दर दर भटकते हैं रोजगार के लिए और अपमानित भी किए जाते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे इस बार रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होकर आएगा इस चुनाव में। तो क्या बदलाव की बयार है या विकास की बयार है? मुझे तो लग रहा है बदलाव की बयार है इस बार। आप पहली देखिए, ये 18 साल के और पहली बार ये वोट करेंगे, इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को, युवाओं को लेकर के? बीजेपी भी कह रही कि 19 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी देने की बात आ रही है, लोग कह रहे हैं कि बाहर जाएंगे, इधर आते हैं। हर साल का तो यही कहना रहता है हर एक सरकार की। जैसे कि पहले भी आए थे, बीजेपी की सरकार बनी थी तो उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे वादे किए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं पूर्ण। अब देखिए ये आ रहे हैं, लालू का राज भी आ रहा है, वो तेजस्वी यादव खड़े हो रहे हैं, उनका भी यही है। देखिए अब क्या होता है इसी पे। देखिए, एक सवाल और था कि पटना में बहुत सारे लोग जब फंसे हुए थे लॉकडाउन में, तो मुख्यमंत्री ने लाने से उनको मना कर दिया था। कहा था कि जो कोटा में बच्चे फंसे हैं, आप भी चूंकि बाहर रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग घूम रहे हैं वहां वहां कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का ये कदम ठीक नहीं था, अपने ही नागरिकों को वो छोड़ दिए हैं। लेकिन चूंकि सामने मोदी हैं और मोदी का जलवा है, देश के प्रति उनका जो योगदान है, कह रहे थे कि वो काफी काम किया, लोगों के अकाउंट में पैसे डलवाए, तो क्या ये सब चुनावी मुद्दा है जिसका? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी उस दौर को भूले नहीं हैं। वो जो ट्रकों में, बसों में भर भर के लोग बिहार आ रहे थे और पैदल चल रहे थे, कितने लोग साइकिल से आए थे, वो चीज़ लोगों के जहन से अभी गई नहीं है। तो निश्चित तौर पर लोग जब वोट डालने जाएंगे तो एक बार वो सीन सबको याद आएगा कि किस तरह से उस वक्त सरकार ने बिल्कुल ही अपने लोगों को लाने से साफ मना कर दिया था और क्या त्रासदी उनको झेलनी पड़ी थी, कितने लोग मर तक गए इस घटना में, कितने लोग अनाथ हो गए। क्या वोट आधार होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कहा जा रहा है कि यहाँ से महागठबंधन ने रीतलाल यादव जैसे प्रत्याशी को उम्मीदवार में उतारा है और बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि जंगल राज के युवराज आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ। अब तो जब आएंगे नहीं, तब तक आपके साथ युवा वोटर हैं, एक सवाल मैं जरूर लेना चाहूंगी, जरा इनसे पूछिए कि क्रेज तो मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा सबसे अहम बता रहे हैं ये जैसे, लेकिन जिस सनसनी की बात आपने शुरुआत ही की कि पुष्पम प्रिया चौधरी, जो इसी को मुद्दा बनाया है उन्होंने कि किस तरह पटना का विकास होगा, और न सिर्फ पटना बल्कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे बिहार डेवलप करेगा, ये मुद्दा पुष्पम प्रिया चौधरी ने बताया। तो क्या उनको लेकर कुछ क्रेज है युवा वोटर्स में? क्या कहते हैं उनको लेकर बतौर उम्मीदवार, अगर वो जनप्रतिनिधि चुनी जाती है तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन? देखिए, हमारे सहयोगी पूछ रहे हैं स्टूडियो से
कि क्रेज फिर युवाओं में तेजस्वी यादव को लेकर ही क्यों? पुष्पम प्रिया चौधरी भी चुनाव लड़ रही हैं, वो भी कह रही हैं प्लूरल पार्टी की तरफ से कि बिहार को कैसे डेवलपमेंट के रास्ते आगे ले जाना है। क्या पुष्पम प्रिया चौधरी या उनकी पार्टी, जिसके नामों की चर्चा बहुत कमतर है, लेकिन बांकीपुर से वो चुनाव लड़ रही हैं, उनको लेकर के क्या? देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में जहां तक बात हो रही है, उनको इससे पहले कभी भी पटना में बाढ़ आई थी, बाढ़ जैसी नौबत आई थी, घर में लोगों को पानी लग गया था। उस वक्त बहुत सारे लोग काम कर रहे थे सड़कों पे आके, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आ रहे थे। उस वक्त पुष्पम प्रिया चौधरी कहीं नहीं थी, लॉकडाउन के दौरान भी कहीं नहीं थी। अब जस्ट सोशल मीडिया कैंपेनिंग से उनकी लॉन्चिंग हुई है। तो पप्पू यादव थे, हाँ जी, आप लोग मान रहे हैं? पप्पू यादव को भी लोग मान ही रहे होंगे। चुनाव के बाद पता चलेगा कि उनको माने कि नहीं माने लोग, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। प्रिया चौधरी सिर्फ पैराशूट जैसे? बिल्कुल, अभी तक तो यही लग रहा है सर। हाँ जी, ऐसा है क्या? जी, ऐसा ही कुछ। मतलब ऋषिकेश अच्छी नहीं लगती है आपको? नहीं, ऐसा क्रेज नहीं है? क्रेज नहीं है, उनसे ज्यादा हमको लगता है पप्पू यादव का होगा। मतलब ऋषिकेश, ये साफ है कि पब्लिक, देखिए लोग कह रहे हैं कि पुष्पम प्रिया चौधरी भले ही सब जानती है, ऋषिकेश पब्लिक सब जानती है और ये अच्छी तरह से समझ रही है कि कौन नेता जो संकट के समय उनके साथ खड़ा रहा और जो पैराशूट उम्मीदवार हैं उनमें से किसे चुनना। खैर, ये तो जब ईवीएम खुलेगा तब पता चलेगा। लेकिन अब हम वापस लौटे अगर मुद्दे पे कि किस तरह बिहार की राजनीतिक करवट ले सकती है, क्योंकि देखिए ये सेकंड फेज बहुत अहम है और कई दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर है। अगर सेकंड फेज जैसे पहले फेज का स्पेक्यूलेशन आप देखें कि महागठबंधन के लिए ज्यादा कहा जा रहा है कि बयार बही है, अगर सेकंड फेज भी उस तरह से होता है तो बहुत मुश्किलें होने वाली हैं एनडीए के लिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि दूसरे चरण के रण का इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा है कि खुद प्रधानमंत्री एक दिन में 4-4 रैली कर रहे हैं। कल मोतिहारी में हम लोग थे और प्रधानमंत्री जब मंच से बात कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर निशाना तेजस्वी यादव पर साधा। उन्होंने कहा कि जंगल राज के युवराज की वापसी है, जिस बिहार को अंधेरे की तरफ ढकेल दिया गया था, नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने उसको बहुत हद तक बिहार को आगे लाया है और आगे भी लाएंगे। और फिर उन्होंने पैकेजिंग की बात की कि अगर कोई खराब चीजें अच्छे पैकेजिंग में हो, अच्छे पैकेट कर ले, लेकिन उसकी तासीर जहरीली होगी। सीधा निशाना तेजस्वी यादव पर था। 4 भाषण उन्होंने किए और जितने भी भाषण थे उनमें मेन टारगेट आरजेडी था, कांग्रेस था कि 15 साल का अंधेरा था और 40 साल के गर्त को लोगों ने भूला नहीं है। तो ये बताता है नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा जेडीयू की तरफ से अगर आदित्यनाथ के सभाओं की मांग हो रही है, क्योंकि लगता है कि अब शायद सांप्रदायिकरण की राजनीति उन्हें इस खास करके चुनावी रण में पार लगा सकती है। जिस चंपारण में 21 सीटें थी और जहां 3 सांसद राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, उनके साथ दांव, और जब लोकसभा के चुनाव हुए थे पिछले बार, जब माफ करिए विधानसभा 2015 के, तो इन नेताओं के अपने बूथ वो हार चुके थे महागठबंधन की आंधी में, जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव का गठबंधन था। लेकिन अब भी लगता है एनडीए को कि 2010 के चुनावी समीकरण की तरह ही इस बार भी एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर 94 सीटों के रन में से एनडीए अगर कम से कम 70 से 75 सीटें नहीं जीतेंगी तो उनके लिए बिहार में सरकार बनाने की चुनौती काफी बड़ी होगी, क्योंकि तीसरा चरण माना जा रहा है किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, वहां त्रिकोणात्मक मुकाबला होंगे। वहां पप्पू यादव मजबूत स्थिति में अपने पार्टी की रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुस्लिम और यादव की तादाद सबसे ज्यादा है जो सीमांचल का इलाका कहा जाता है। तो उन सीटों पर ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कमजोर रही है। नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकमेसी सबसे ज्यादा है। जब युवाओं से हम लोग बात कर रहे थे तो कोरोना के दौर में जब 6 महीने का लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे लोगों की काफी शिकायतें हैं। चंपारण से माइग्रेंट जो वर्कर है, उनके फैमिली है, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनकी सबसे ज्यादा नाराजगी सरकार से है। और ये सब मुद्दा है, इसीलिए बिहार के चुनाव में पहली बार जात पात से अलग हटकर नौकरी मुद्दा है, दवाई मुद्दा है, रोजगार मुद्दा है। इसीलिए प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि रोजगार का जो सपना दिखाया जा रहा है उस रोजगार को अलग तरीके से डिफाइन किया जा रहा है।